नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः के रिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में मैंने आपको स्वर और व्यंजन दोनों कंप्लीट करा चुका हूँ। स्वर क्या है हमने बहुत अच्छी तरह परिभाषा समझ चुके हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या है, जिनके उच्चारण में हमें सहायता लेनी पड़ती है किनकी, स्वरों की, आप उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के हमने उच्चारण स्थान जान लिए थे। व्यंजन के 5 उच्चारण स्थल है, कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थल में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ हमने अभ्यंतर प्रयत्न, उनके 8 भेद और बाह्य प्रयत्न उसके 2 स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, ठीक है, साथ ही साथ हवा की मात्रा के आधार पर, इन सब बातों की हम चर्चा कल की कक्षा में कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। लास्ट हमारा देखो स्वर कंप्लीट हो गया जब मैंने आपको देवनागरी हिंदी लिपि की वर्णमाला में मैंने आपको वर्ण गिनाए थे। सबसे पहले स्वर पढ़े थे, स्वर कितने हैं, 11 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अयोग वाह कितने कहलाते हैं, 2, वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। साथ ही साथ व्यंजन लिखवाए थे, व्यंजन कितने होते हैं, 33, इनको भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके अलावा द्विगुणी व्यंजन, उच्छिप्त या ताड़न जात, इन पे भी चर्चा कर चुके हूँ। लास्ट हमारे क्या बचे हैं, ये संयुक्ता अक्षर। अब संयुक्ता अक्षर हम कंप्लीट करते हैं और इस वर्णमाला को भी हम विराम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम संयुक्ता अक्षर पे आते हैं। संयुक्ता अक्षर का मतलब क्या है, देखिए संयुक्ता अक्षर, इसके हम टुकड़े करें तो क्या होंगे, संयुक्त धन अक्षर, संयुक्त धन अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है, वे वर्ण जिनका अंत किनसे होता है, वे वर्ण जिनका अंत स्वर से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर। तो यहाँ पे संयुक्त हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अक्षर बना रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं, संयुक्त अक्षर संयुक्त हो रहे हैं। संयुक्त के भी टुकड़े हो सकते हैं, समधन युक्त, वो संधि विच्छेद में आपको पता चलेगा बाद में। लेकिन यहाँ पे हम बात करें संयुक्त नहीं, आपस में मिल रहे हैं और किसका निर्माण कर रहे हैं, अक्षर का निर्माण कर रहे हैं। इसे संयुक्त अक्षर कहो या संयुक्त वर्ण कहो, बात एक ही है, क्योंकि वर्ण ही क्या होते हैं, अक्षर, वर्ण ही क्या होते हैं, अक्षर, ठीक है। हालांकि वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन संयुक्त अक्षर की जगह, सॉरी, संयुक्त वर्ण, हम इन्हें संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं। यहाँ पे चर्चा हो चुकी है। तो संयुक्त अक्षर कहो या संयुक्त वर्ण कहो, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं हम परिभाषा पे, एक संयुक्त अक्षर होते क्या है। तो देखिए परिभाषा क्या लिखी, जहां 2 व्यंजन, अब व्यंजन भी कैसे होने चाहिए, शुद्ध व्यंजन। तो मैं यहाँ पे ऊपर हंस पर लगा करके एक लाइन लिख देता हूं, जहां 2 शुद्ध व्यंजन। भाई व्यंजन हो तो कैसे हो, शुद्ध होने चाहिए। और शुद्ध कैसे होते हैं व्यंजन, जिनके नीचे एक चिन्ह लगा होता है उस चिन्ह का नाम क्या है, हलंत चिन्ह। क्या, कौन सा चिन्ह है, हलंत चिन्ह। और व्यंजन को शुद्ध करने के लिए उसके नीचे हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। स्वरों के नीचे कभी भी हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो जहां 2 शुद्ध व्यंजन और एक स्वर मिलकर एक स्वतंत्र रूप धारण करते हैं, जहां 2 शुद्ध व्यंजन और एक स्वर मिलकर एक स्वतंत्र रूप धारण करते हैं। स्वतंत्र से तात्पर्य क्या है, सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए। स्वतंत्र से तात्पर्य यह है जिनका प्रयोग हम कहीं भी किसी भी रूप में कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी शब्द के साथ उनको जोड़ सकते हैं, उनका प्रयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं, उन्हें आप क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र। तो यहाँ पे परिभाषा को समझें आप कि जहाँ 2 शुद्ध व्यंजन और एक स्वर मिलकर एक स्वतंत्र रूप धारण करते हैं तो उस रूप को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। स्वतंत्र से तात्पर्य है कि ये जो वर्ण है आपके सामने, इनका प्रयोग आप कहीं पर भी किसी भी रूप में कर सकते हैं, किसी भी शब्द के साथ इन्हें जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने होते हैं, 4। ऐसा मैं आपको पूर्व के अंदर बता चुका हूं, बहुत से समझना है संयुक्त अक्षर को। कई किताबों में इसे 3 भी दे रखा होगा, ठीक है, श्रेय का रूप नहीं दे रखा होगा, लेकिन वो पुरानी किताब है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में श्रेय का रूप इस प्रकार देखने को आपको मिलेगा। देखिए पहले ये नहीं थे, पहले ये नहीं थे। मूल तो कितने, 1133 व्यंजन। इनका निर्माण धीरे धीरे हुआ है, जैसे जैसे समय की आवश्यकता पड़ी, समय की आवश्यकता के अनुसार इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या है, इससे पढ़े, यह है क्ष,
क्ष, क्ष। अब भाई आपको पता चला क्ष कैसे भाई, क्ष कैसे, तो यहाँ पे देखिए इसका निर्माण हुआ तो कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए क के अंदर क्या है, श, सॉरी क हलंत, और यहाँ पे क्या है श के नीचे हलंत, और यहाँ पे क्या है अ। समझे इस वाली बात को। यहाँ पर मैंने कहा कि जहां दो शुद्ध व्यंजन, इसका निर्माण कैसे हुआ, जो बना है इसके अंदर एक तो छुपा हुआ है क्या, क, और एक क्या छुपा हुआ है, श। और श कौन सा, मूर्धन्य श वाला, ध्यान करना है आपको, क्योंकि जब आप संधि पढ़ेंगे तो बार बार ये चीज काम में आएगी। श, इसका निर्माण कैसे हुआ है, क और श से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो जहां दो शुद्ध व्यंजन और एक स्वर, देखो एक और देखो कितने शुद्ध व्यंजन है, दो, स्वर कितना है, एक, इन सब के निर्माण से क्या है, यहाँ पे क आधा है, और अंतिम वाले वर्ण के साथ ही क्या जुड़ेगा, स्वर जुड़ेगा। यानी हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, किसमें, आधा क और पूरा क्या है, श। आधा क और पूरा क्या है, श। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, पहले इसे इसी रूप में लिखा जाता था। इसका उच्चारण क्या करेंगे, क्ष। क बहुत ही मध्यम गति से उच्चारण होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि क के अंदर हलंत है, क स्वर रहित है, और जो स्वर रहित है उसका उच्चारण तो वैसे भी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है बिना स्वर की सहायता से आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इसका उच्चारण क्या होगा, क्ष, क्ष, क्ष। बोलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके साथ अगर कोई सहारा दे देवे तो साफ साफ उच्चारण होगा। देखो इसका उच्चारण करें, कक्षा, आ रहा क के संग शा भी आ गया, कक्षा, कक्षा, कक्षा। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि क्ष का उच्चारण ये क्षत्रिय नहीं होता है। ठीक है, लोग बच्चे इसको छह भी पढ़ते हैं, तो छह नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, श भी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, श, कक्षा। साफ साफ नजर आएगा क और श इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ, श का निर्माण हुआ है। तो नंबर 1 पे हम चर्चा कर चुके हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, क्ष। ठीक है, दूसरा क्या होता है, त्रय। त्रय का उच्चारण भी देखिए कैसे होगा। अब देखिए साफ साफ छुपा हुआ यहाँ पे क्या है, त, और ये नीचे क्या है, र। ठीक है, बच्चे तरह इस प्रकार बना देते हैं। ठीक है, कोई तो ये बना देगा, डिजाइने बनाएगा, नहीं, ये सारे क्या है, गलत है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, तरह बनाने का तरीका है कि आपने लाइन खींची यहाँ पर, और ये क्या है, त, और नीचे क्या है, र। साफ साफ नजर आ रहा है त और र, साफ साफ नजर आ रहा है त और र। त और र से क्या बना, त्रय। अब देखिए मैंने आपको कल बताया था रे के चार रूप, पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको बताया रे के चार रूप, और मैंने कहा था आपको अगर ये वाला रूप आ जाए रे का, तो इसमें रे अपने आप में आधा होता है, पूरा होता है। आप कहेंगे सर इसमें रे क्या होता है, पूरा होता है। यानी इसमें त क्या है, आधा, और रे क्या है, पूरा। और बनाने का तरीका भी देखिए, इस प्रकार तय और रे मिलके क्या बनेगा, त्रय। इस प्रकार त्रय नहीं बनेगा। ठीक बात है, तो इस वाली बात पे भी चर्चा कर चुके हैं। हम त्रय की बात करते हैं। त्रय किससे मिलकर बना है, त्रय मिलकर बना है तय और रे से। बताइए जहां दो शुद्ध व्यंजन दिख रहे हैं आपको, शुद्ध व्यंजन कौन कौन सा है, तय, इसके नीचे लगा हलंत, फिर क्या है, रे में क्या जुड़ा है, अ। यानी त आधा है, रे अपना आप में क्या है, पूरा है। यहाँ पे मैंने रे को अलग करा तो इसमें से निकाल दिया, तय आधा और रे पूरा। साफ साफ नजर आ रहा है। यानी यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूँ, ये त आधा, रे क्या है, पूरा है। लेकिन पहले इसका यही रूप प्रचलित था, त्रय इस प्रकार ही लिखा करते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा हिंदी में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। जब 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर के बीच में बैसवारी चली और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया कि हिंदी भारत की संविधान के अंदर राजभाषा के रूप में होगी, उसके बाद धीरे धीरे हिंदी में सुधार हुआ है। तो सुधार होने के बाद बार जब त्रय रूप आया तो पहले इसको इसी रूप में लिखा करते थे, लेकिन फिर हमारे हिंदी व्याकरण के जो विद्वान हैं उन लोगों ने कहा नहीं, इसका एक नया रूप बनाते हैं। और नया रूप क्या बना है, त्रि, इस प्रकार का रूप। ठीक है, त्रय सॉरी, इस प्रकार का रूप। अब इसका उदाहरण देने के लिए आप देखो उसमें तय भी और क्या है, रे भी है। तो हमने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया त्रिशूल। देखो तय भी आ रहा, रे भी आ रहा। त्रिशूल देखो ये क्या बना हुआ है, तय, ये क्या बना हुआ है, रे। ठीक है, त्रिशूल, त्रि माने तीन, शूल माने कांटे। कितने कांटे, 3 कांटे। और त्रिशूल में कितने कांटे होते हैं भाई, 3 कांटे होते हैं। अब देखिए 3rd नंबर वाला, पहले पटवारी में खूब पूछा जाता था, इसको जे। ठीक है, अब यहाँ पे पटवारी में खूब पूछा जाता था पहले, आजकल नहीं पूछता, आजकल वर्णमाला हटा दी। पहले पटवारी के अंदर वर्णमाला का अहम रोल था। तो वो जे जे बना तो बना कैसे है,
इस पे भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि इसको तो साफ साफ नजर आएगा, क्षय में आपको पता ही है क और क्षय से मिलकर के बना है जय, जय मिलकर बना है ज और ई से। इसको या पढ़ो या ई पढ़ो, बात एक ही है, ई भी तालु है, ये भी क्या है तालु है। जय और जय हलंत, जो शुद्ध व्यंजन और एक स्वर, यानी जय आधा, ये क्या है पूरा, जय आधा है, ये क्या है पूरा, जहां दो शुद्ध व्यंजन और एक स्वर मिलकर एक संयुक्त स्वतंत्र वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप का निर्माण कर रहे हैं, और उससे आप क्या कहते हैं संयुक्ताक्षर। देखिए ज आधा, ये क्या है पूरा है, तो इससे क्या पढ़ते हैं ज्ञान, क्या पढ़ते हैं ज्ञान। लेकिन आप बोलेंगे सर ज्ञान का हम तो ज्ञान पढ़ते हैं। भाई अगर शुद्ध की बात करें या संस्कृत के विद्वान हैं तो उसे विज्ञान ही कहते हैं, संज्ञा ही कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हमारे जब हम हिंदी बोलते हैं तो शुद्ध रूप तो बोल नहीं पाते, तो कई शब्द जिनको बोलने में कठिनाई होती है तो उन तत्सम शब्दों को हम क्या बना देते हैं, तद्भव बना देते हैं। तो हमें बोलने में जहाँ जहाँ कठिनाई होती है तो अपनी तरफ से उन शब्दों को क्या करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, अपनी तरफ से उन शब्दों का क्या कर देते हैं, रूप परिवर्तन कर देते हैं। और रूप परिवर्तन होना ही तो क्या कहलाता है, अपने आप के अंदर तद्भव शब्दों का निर्माण, वो की बात यहाँ पे है। इसको अगर शुद्ध रूप में पढ़ना तो ज्ञान, बोलो ज्ञान, विज्ञान, एक शब्द आता है विज्ञान, ठीक है, या ज्ञान। लेकिन ज्ञान 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 कब ज्ञान हो गया पता ही नहीं चला। लेकिन यदि आप हिंदी की डेप्थ में जाते हैं, आपको नॉलेज होती है हिंदी की, तो आप शुद्ध रूप से पढ़ेंगे तो उससे ज्ञान पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे। कई शब्द हैं जहाँ पे जय का रूप आपको देखने को मिलेगा। लास्ट फोर्थ वाला जो है इसको भी समझिए, श्रेय। श्रेय साफ साफ नजर आ रहा है, देखिए श्रेय के अंदर भी है ना, यहाँ पे शय दिख रहा है आपको, और शय के नीचे क्या है र, यानी साफ साफ पता लगा शय, तो शय क्या आधा है, और नीचे वाला रे लगता है वो तो हमेशा क्या होता है, पूरा ही होता है। ऐसा हम आपको पढ़ा चुके हैं। यानी इसमें शय क्या है आधा, और रे में क्या है आधा, आधे में क्या जुड़ गया अ, तो रे अपना आप में क्या हो गया पूरा, ठीक है। और देखिए पहले शय का यानी श्रेय का ये वाला रूप ही क्या था, प्रचलित था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ परिवर्तन, मैंने कहा, फिर हमने इस वाले रूप को नकार दिया और इसका ये संयुक्त रूप को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो श्रेय से क्या बना, श्रम, श्रेय से क्या बना, श्रम। शय के अंदर आपको शय भी दिख रहा है, और ये वाला रूप किसका है बताइए, रे का रूप, ये भी आपको क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में भाई कितने संयुक्ता अक्षर हैं, तो आप कितने बताएंगे, हिंदी वर्णमाला में केवल 4 ही संयुक्ता अक्षर है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर एक रूप होता है किसका, देय का, समझना इसको भी, क्या ये संयुक्ता अक्षर नहीं है? मैं कहूँगा हाँ ये भी संयुक्ता अक्षर है, ये भी संयुक्ता अक्षर है, इसे संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे भाषा, जब हम एमए का पेपर देते हैं तो एक पेपर का नाम होता है, उसका नाम है भाषा विज्ञान, ठीक है। अभी देखो मैंने विज्ञान कहा, विज्ञान कहा क्योंकि जय की बात हो गई। तो भाषा विज्ञान के अंदर इसको संयुक्ता अक्षर के अंदर नहीं रखा गया है, इसे संयुक्त वर्ण कहा गया है, संयुक्त व्यंजन जरूर कहा गया है, लेकिन संयुक्त अक्षर नहीं कहा गया है। हालांकि इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण किससे हुआ, द और य से मिलकर। यहाँ पे भी देखा जाए द और य को अलग करें तो द हलंत, यह हलंत, यह में कैसे आएगा बताइए अ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं दो शुद्ध व्यंजन और एक स्वर मिलकर इस रूप का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी भी कहा कि इसे आप संयुक्ता अक्षर के रूप में नहीं कह सकते हैं, ये संयुक्ता अक्षर नहीं माना गया है। केवल संयुक्ता अक्षर में कितने वर्णों को संज्ञा दी गई है, 4 को ही। तो एक बात हम नोट करके ले सकते हैं, क्या नोट करके लिखें, यह नोट का मतलब क्या होता है, विशेष बिंदु या विशेष करके हम एक बात लिख सकते हैं। बताइए क्या, कि हिंदी वर्णमाला में केवल इन 4 वर्णों को ही, केवल इन 4 वर्णों को ही मानक रूप माना गया है, मानक रूप माना
गया है। ठीक है, केवल इन 4 वर्णों को ही मानक रूप माना गया। मानक का मतलब ऑथेंटिक। ठीक है, इन चारों को ही ऑथेंटिक रूप माना गया। किसके अंतर्गत? हिंदी वर्णमाला में। तो आपसे कोई भी पूछे कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, तो संयुक्ताक्षर केवल कितने होते हैं? 4। आपसे कोई पूछे कि भाई दे क्यों नहीं है, दे संयुक्ताक्षर नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कंप्लीट हो गई है। ठीक है, संयुक्ताक्षर पहला नंबर। और देखिए कई रूप मिलेंगे। संयुक्त व्यंजन, अभी मैंने कहा संयुक्त व्यंजन, दे की चर्चा कर रहा हूँ, दे यहाँ पे आ जाएगा। भाई संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? इनके नाम अलग अलग है, रूप एक जैसे देखने को मिलेंगे। अभी मैं चर्चा कर लूंगा, तो चिंता मत करें। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त है और व्यंजन है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका अंत किनसे हो? स्वर से। और स्वर का मतलब ही क्या होता है? अगर अक्षर स्वर से अंत होगा तो अक्षर ही एक तरीके का। देखो संयुक्त व्यंजन, जहां 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन, देखो यहाँ पे बात से घुमा दी। संयुक्त अक्षर तक केवल क्या होता है? अपना रूप मिला हुआ है, इसमें पता नहीं चला कि क्या क है क्या शे, ये मिला हुआ रूप है। यहाँ पे आपको साफ साफ 2 अलग अलग वर्ण क्या आएंगे? नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे चर्चा करते हैं। मैंने कहा संयुक्त व्यंजन जहां 2 अलग अलग प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या होता है? बनावट। दोनों की बनावट कैसी होगी? अलग अलग होगी। दोनों की बनावट कैसी होगी? अलग अलग होगी। तो जहां 2 अलग अलग प्रकृति के व्यंजन, अब व्यंजन के आगे हम शुद्ध भी ले सकते हैं, शुद्ध व्यंजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही है। जहां 2 अलग अलग प्रकृति के शुद्ध व्यंजन और एक स्वर आपस में यथावत जुड़े हुए रहते हैं। भाई यथावत जुड़े हुए रहते हैं, इसका मतलब क्या? यथावत जुड़े हुए रहते हैं, इससे तात्पर्य है जैसा उनको जुड़ने का क्रम है वैसा का वैसा। यथा स्थिति एक शब्द आता है, जैसी स्थिति है वैसी की वैसी। यथावत से तात्पर्य क्या है? जैसा उनको जुड़ते हैं वैसा का वैसा। यथावत जुड़े हुए रहते हैं तो उस रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक बात है। तो संयुक्त व्यंजन कैसे? अब देखिए शब्द आया ऐसे ग्राम, लगन तो लिखा हुआ है, पहले ग्राम पे आता हूँ। शब्द आया यहाँ पे कौन सा? ग्राम। अब ग्राम में देखो मैं इसे संयुक्त व्यंजन की संज्ञा क्यों दूं, संयुक्त व्यंजन का नाम क्यों दूं? क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राम के अंदर पहले क्या आ रहा है? पहले आ रहा है ग के नीचे हलन लगाया, फिर क्या आ रहा है? र में स्वर क्या है? बोलो आ, तो क्या बना? ग्रा। और मैं तो मैं से कोई तात्पर्य नहीं है, मैं तो एक वर्ण है एक तरीके। तो बताइए मैं इस रूप को क्या कहूं? इस रूप को कहूंगा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि यहाँ पे 2 शुद्ध व्यंजन हैं जो अलग अलग, जिनकी प्रकृति क्या है? अलग अलग, समान प्रकृति के नहीं है। किसके हैं? असमान प्रकृति के हैं। 2 अलग अलग प्रकृति के शुद्ध व्यंजन और एक स्वर है, आपस में यथावत जुड़ा हुआ है, यानी जैसा उसका जुड़ने का क्रम है वैसा का वैसा वो जुड़ा हुआ है। और इसके आगे क्या लगा हुआ? मैं। इसी प्रकार देखिए स्टेशन, पहले मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ। स्टेशन में भी देखिए, स्टेशन में देखो पहला क्या है? सहलन, फिर क्या है? टहलन। टहलन में क्या जुड़ा हुआ है? टहलन में एक ही मात्रा, एक ही मात्रा कितनी होती है? एक। पता है शन से तन, सन से तात्पर्य हमारा कुछ भी नहीं है। बताइए यहाँ पर भी 2 अलग अलग प्रकृति के शुद्ध व्यंजन और एक स्वर आपस में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? स्फूर्ति, देखो स्फूर्ति। अब देखिए स्फूर्ति में दोनों ही वर्ण हैं, पहले क्या है? सहलन, फिर क्या है? बताइए फहलन। फहलन में क्या जुड़ा हुआ? बताइए बड़ा ऊ, दिख रहा है आपको? बताइए 2 अलग प्रकृति के शुद्ध व्यंजन। फिर क्या है? र में क्या है? त में स्वर क्या है? बोलो ई। सबको जोड़ने का तोड़ने का तरीका आपको पहले से पता है। बताइए इसे हम पूरे के पूरे क्या कहेंगे? कितने इसके अंदर संयुक्त व्यंजन है? तो आप बोलेंगे सर 2 संयुक्त व्यंजन नजर आ रहे हैं कि दोनों के टुकड़े क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। देखिए प्रारंभ में भी नजर आ रहे हैं, ये सब नॉलेज के लिए हैं। ठीक है, प्रारंभ में बताइए क्या है? पहलन, फिर क्या है? र में स्वर क्या है? बोलो आ। ठीक है, फिर प्रा आ गया, यहाँ पे इसको वापस लिख देता हूं, आ गया इसके अंदर। फिर रह तो रह से कोई मतलब नहीं है। फिर मैं भी है, मैं के बाद क्या है? भ, और भ में स्वर क्या है? बोलो अ। बताइए यहाँ पे 1 और 1 2, साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकृति, दोनों की प्रकृति कैसी है? दोनों की प्रकृति अलग अलग है। 2 अलग अलग प्रकृति के शुद्ध व्यंजन और एक स्वर आपस में यथावत जुड़े हुए हैं। इनका आपने इसी रूप के अंदर इनको शब्द को देखा होगा, लिखा होगा और पढ़ा होगा। लास्ट वाला शब्द कौन सा है? बताइए प्यास। प्यास में कितने संयुक्त व्यंजन है? तो आप बोलेंगे सर 1 है, क्योंकि यहाँ पे प भी आ रहा है, यह भी आ रहा है, ये स्वर क्या है? बोलो आ। फिर क्या है रहा? बताइए से का से।
ठीक है, तो आगे वाले मैंने बना दिए, आले बने हुए लग्न। बताइए ग और न यथावत जुड़ा हुआ है क्या नहीं है? ग के नीचे हलन, न के नीचे हलंत और अ। पथ्य, ठीक है, पथ से तात्पर्य, पथ से क्या बना है? पथ्य। देखिए थ हलंत, फिर यह हलंत, ये में क्या है? अ। न्यास, न्यास में क्या आ रहा? न हलंत, ये हलंत, फिर क्या आ रहा? आ। विद्यार्थी, देखो दिया आ गया। अब दिए के अंदर आपने अभी भी कहा कि आपने कहा था सही संयुक्त अक्षर क्यों नहीं माना गया? मैंने कहा संयुक्त व्यंजन कहा गया। संयुक्त अक्षर केवल कितने हैं? 4। हिंदी वर्णमाला में केवल इन 4 रूपों को ही, 4 वर्णों को ही मानक माना गया था। विद्यार्थी, तो वी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। द हलंत, यह हलंत, फिर क्या आएगा? आ। और रथी, पहले क्या आएगा? र, फिर क्या आएगा? थ, फिर क्या आएगा? ई। ठीक है, तो आपसे पूछे विद्यार्थी में कितने संयुक्त व्यंजन है, तो आप कहेंगे 2 हैं साहब, एक तो ये और एक ये, और एक कितने हो गए? 2। तो आपसे पूछे कि विद्यार्थी शब्द में कितने संयुक्त व्यंजन है, तो आप कहेंगे साहब 2 संयुक्त व्यंजन हैं। और देखिए लास्ट व्यक्ति, इसमें भी साफ साफ नजर आ रहा है, पहले क्या आएगा? वह, फिर क्या आएगा? ये में स्वर क्या है? अ। बताइए कितने हो गए? 1, फिर क्या आएगा? क, फिर क्या आएगा? त में क्या है? ई। बताइए कितने हो गए? 2। तो आपसे पूछे कि व्यक्ति में कितने संयुक्त व्यंजन है, तो आप कहेंगे 2 संयुक्त व्यंजन है, जिनको जुड़ने का क्रम, लिखने का क्रम यथावत है, वैसा ही वैसा है जैसा हम इसको देखते पढ़ते वो बोलते चलते आए हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है। संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं? दे को संयुक्त अक्षर नहीं माना गया, क्या माना गया है? संयुक्त व्यंजन माना गया है। नेक्स्ट हम चलते द्वित। यहाँ पर इसका प्रश्न कई बार आ जाता है। पहले द्वित, द्वि माने तो, द्वि माने 2। अब देखो द्वि से तात्पर्य क्या है? द्वि का अर्थ क्या है? 2। जहां 2 एक समान। अब देखो संयुक्त व्यंजन में बात आई थी अलग अलग प्रकृति की, मतलब क्या है? असमान। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है? एक समान। जहां 2 एक समान शुद्ध व्यंजन, जहां 2 एक समान, बताइए कौन से व्यंजन? शुद्ध व्यंजन। व्यंजन कैसे होने चाहिए? शुद्ध। और शुद्ध बनाने के लिए उसे हम क्या करते हैं? उनके नीचे एक चिन्ह लगाते हैं, उस चिन्ह का नाम क्या है? हलंत चिन्ह। जहां 2 एक समान शुद्ध व्यंजन, मतलब आकृति में एक समान, और एक स्वर मिलकर जिस रूप का निर्माण करते हैं, उस रूप को द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं उदाहरण ले लेता हूं। आपने एक शब्द पढ़ा होगा दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली नाम से सब जाने भली बाती वाकिफ है, परिचित हैं। अब दिल्ली में देखो डबल ले आ रहा है, दी से तो कोई तात्पर्य, दी तो क्या है? एक अक्षर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? ल हलन, फिर क्या आ रहा है? ल हलन, फिर क्या आ रहा है? ई। दिख गया? तो जहां 2 एक समान शुद्ध व्यंजन, जहां 2 एक समान शुद्ध व्यंजन अर्थात आकृति में एक समान और एक स्वर मिलकर जिस रूप का निर्माण करते हैं, उस रूप को क्या कहते हैं? उस रूप को द्वित व्यंजन कहते हैं। तो कई उदाहरण आपके सामने सज्जन में दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है? चलो सज्जन ही लिख रखा है, मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पे पहले कच्चा लिख रखा है, इसको समझाते। कच्चा, पहले क्या आ रहा? क से तात्पर्य कुछ दिक्कत नहीं है। च हलन, फिर क्या आ गया? आ। ठीक है, देखो छज्जा में देखो 6 तो है ही नहीं, ज, फिर क्या आ गया? आ। डिब्बा, साफ साफ नजर आ रहा है, मुझे ज्यादा इस पर प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। ब हलन, फिर क्या है? आ। उल्लेख में क्या आएगा? ल हलन, और ए पे मात्रा लग गई, और ख का ख। ठीक, इनको हम बना लेते हैं। सज्जन देखिए, सज्जन में पहले क्या है? स से कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन ज हलंत, फिर क्या आएगा? अ, फिर क्या आएगा? नहीं। यहाँ पे नजर आ रहा साफ साफ। एक शब्द आ गया थप्पड़ में थ से तात्पर्य कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प हलंत, फिर क्या आएगा? अ, फिर क्या आएगा? हड़। लड्डू, साफ साफ नजर आ रहा है। लड्डू में देखिए, लड्डू में साफ साफ नजर आ रहा है, ल से कोई तात्पर्य नहीं है। फिर क्या है? ड, फिर क्या है? ड के बाद क्या है? ऊ। फिर क्या है? देखिए बच्चे पे आ जाते हैं हम। बच्चे में क्या है? ब से कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है? च हलंत, फिर क्या है? आ।
चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको शायद मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय व्यंजन, जहाँ आकृति में क्या होगा, एक समान। लास्ट जो रह गया है इसका नाम आपने पहली बार ही सुना होगा शायद, वर्णगुच्छ। गुच्छ का मतलब क्या है, गुच्छा। जो पहले पढ़ चुके होंगे उनको पता ही होगा, जो नए विद्यार्थी है थोड़ा ध्यान लगाएं। वर्णगुच्छ, गुच्छ का मतलब क्या होता है, गुच्छा। ये चाबियों का गुच्छा, तो भाई नाम चाबियों का गुच्छा पड़ा तो क्यों पड़ा, क्योंकि चाबियां उसके अंदर क्या होती है, ढेर सारी चाबियां होती है, और ढेर सारी चाबियां होने का नाम क्या पड़ा, नामकरण क्या पड़ता है, गुच्छा। तो यहाँ पे हम चाबियों की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, वर्णों की। तो वर्णों की होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा, वर्ण गुच्छ, यानी वर्णों का गुच्छा। ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ दो से अधिक शुद्ध व्यंजन। अब देखिए दो की चर्चा नहीं कर रहे हम, दो से अधिक, यानी 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। 3 तो आपको खूब देखने को मिलेंगे, आप चिंता मत करें, ठीक है। जहाँ 2 से अधिक शुद्ध व्यंजन और एक स्वर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, मतलब जैसे इनको जोड़ा जाता है वैसे के वैसे जुड़े हुए रहते हैं, तो उस रूप को वर्णगुच्छ कहा जाता है। इस बात को समझें, तो उस रूप को क्या कहा जाता है, वर्णगुच्छ कहा जाता है। अब देखिए शब्द आया यहाँ पर सन्यासी। पहले मैं आगे वाले को बना देता हूँ और सन्यासी लिखने का तरीका भी देख लीजिए। डबल नहीं आ रहा है, बच्चे बिंदी लगा देते हैं। ये सारी बातें आपको शुद्धिकरण, जब हम संधि पढ़ाएंगे तो सब शुद्धियों में पता चलेगा। सन्यासी तो से तो कोई मतलब नहीं है, से तो एक वर्ण है, लेकिन आप देखिए न हलंत, न हलंत, फिर क्या आ रहा है, य हलंत, फिर क्या आ रहा है, आ, और फिर क्या आ रहा है, सी। इसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, देखो साफ साफ नजर आ रहा है, जहां 2 से अधिक शुद्ध व्यंजन और एक स्वर आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक बात है। तो ये जो रूप कहलाएगा, इस रूप को आप क्या कहेंगे, वर्ण गुच्छ, यानी वर्णों का गुच्छा। एक नहीं, यहाँ पे 4-4 वर्ण आपस में क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। और देखिए यहाँ पर शब्द क्या आया, चलिए एक ही शब्द लिख रखा है, सत्व। ठीक है, उससे पहले उज्ज्वल, उज्ज्वल सामने है। उज्ज्वल में देखिए उत्तम ज्वल से बनता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधा जय, फिर आधा जय, फिर व में क्या है, ये पूरा का पूरा जो रूप है, इस रूप को हम क्या कहेंगे, वर्ण गुच्छ, मतलब वर्णों का गुच्छा, मतलब वर्णों का गुच्छा। सत्व में देखिए से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त आधा है, फिर त आधा, डबल त है, ध्यान कर लेना। ठीक है, फिर क्या है, व में क्या है, अ। देखिए यहाँ पे भी 2 से अधिक शुद्ध व्यंजन और एक स्वर हैं, कितने वर्ण हैं टोटल, 4। वर्तस्य, वतस्य नहीं है, इसका उच्चारण क्या होगा, वर्तस्य। तो व के बाद क्या आ रहा है, र। आपने कहा कि सर ये र जो है वो तो तय पे आना चाहिए, मैं भी कहता हूं भाई तय पे ही आना चाहिए था, लेकिन त अपने आप में क्या है, आधा है। आधे से तात्पर्य क्या है, स्वर रहित है, स्वर युक्त नहीं है। ठीक है, ये कैपेबल नहीं है, ये अपने आप में क्षमतावान नहीं है कि दूसरे का बोझ अपने ऊपर सहन कर सके, क्योंकि तस में क्या है, आधा है। जब ये आधा है तो रे लगना चाहिए था किस पे, तय पर, लेकिन तय ने कहा भाई आई एम नॉट कैलिबर, मैं क्षमतावान नहीं हूं। ठीक है, तो उसने कहा कि आगे जा, आगे इसके पास गया, से के पास। से ने भी कहा भैया मैं भी क्षमतावान नहीं हूँ, मैं भी कैलिबर नहीं हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो ये के पास गया, ये ने कहा तू आजा भैया, इन 2 का तो बोझ मैंने सहन कर रखा, तू भी आजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये को तीनों, ये वर्ण ने तीनों को क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। तो वर्तस्य, इसका उच्चारण क्या होगा, वर्तस्य, इसका मतलब होता है मसूड़ा, पहली बात। दूसरी बात, हम इसे वर्णगुच्छ क्यों कहें, देखिए 2 से अधिक शुद्ध व्यंजन है, वह तो कोई दिक्कत नहीं, पहले क्या आएगा, रहे, जैसा उच्चारण होगा वैसे आएगा, ध्यान कर लेना। आपके दिमाग में ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर रह तो पीछे लगा है, तो पहले कैसे लिख दिया, उच्चारण करके देख ले भाई, है ना। उच्चारण जैसे मी लिखते हैं, अब मी लिखा आपने तो पहले में आ रहा है, ई आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, म, बाद में क्या आ रहा है, ई। ध्यान कर लेना, ये दिखा नहीं कि मात्रा पहले लग गई तो पहले ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। उच्चारण करके देखना आपको। वर्तस्य जब उच्चारण कर रहे हैं तो वर्तस्य का उच्चारण करते समय आप देख सकते हैं पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है र, फिर क्या आ रहा है त। तो र हलंत, फिर क्या आएगा, त हलंत ऑलरेडी आधा है, फिर क्या आएगा, स हलंत, फिर क्या आएगा, ये हलंत, फिर क्या आएगा, अ। देखो यहाँ पे कितने वर्ण हैं, यहाँ पे 4 वर्ण और एक स्वर। बताइए वर्णों का गुच्छा है क्या, नहीं है। तो जहां पर आपस में इस प्रकार वर्ण जुड़े हुए हो, उस रूप को आप क्या कहते हैं, वर्ण गुच्छ। और देखिए सांत्वना,
जो बिंदी होती है याद कर लेना, उसके बाद वाले वर्ण की पंचमा अक्षर होती है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सांत्वना, ठीक है, ये बात यहाँ पर, क्योंकि जो अनुस्वार होता है उसके बाद वाले वर्ण का क्या होता है, पंचमा अक्षर होता है, ऐसा हमें पता है। यानी सा से कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ रहा, न हलंत, फिर क्या आ रहा, त हलंत, फिर क्या आ रहा, व हलंत, फिर क्या आ रहा, अ। बताइए यहाँ पे वर्णों का गुच्छा है क्या, नहीं है, और ना से कुछ मतलब नहीं है। ज्योत्सना, इसे तो मैं कह सकता हूँ, बताइए क्या, संयुक्त व्यंजन, अभी भी आपने पढ़ा। इससे तो मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए, संयुक्त व्यंजन अगर नामकरण करें। लेकिन आपसे पूछे वर्णगुच्छ क्या है, तो वर्णगुच्छ में क्या होंगे, दो से अधिक शुद्ध व्यंजन। आप देखो यहाँ पे त हलंत है, फिर क्या है, स हलंत है, फिर क्या है, न हलंत में स्वर क्या जुड़ा हुआ है, आ। बताइए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नामकरण करेंगे, और नामकरण क्या होगा इसका, वर्णगुच्छ। तो आपको शायद ये 4 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। इन 4 पॉइंटों के अलग अलग नामकरण है। इन 4 पॉइंटों के अलग अलग क्या है, नामकरण है। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4, ठीक है। इसके अलावा हमने चर्चा करी संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, फिर हमने चर्चा करी द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, फिर हमने चर्चा करी वर्ण उच्च क्या होता है। तो देखिए, आप कहोगे सर इनके रूप मिलते तो एक जैसे ही हैं, लेकिन इनकी बनावट, इनकी प्रकृति सबकी क्या अलग अलग है। जब अलग अलग है तो अलग अलग क्या कर दिए, नामकरण कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखवा दिया यहाँ पे विशेष बिंदु डाल करके कि भाषा विज्ञान एक पेपर चलता है एमए के अंदर। जब आप एमए का भी हिंदी लिटरेचर साहित्य से करेंगे तो एक पेपर पढ़ने को मिलेगा, उस पेपर का नाम क्या है, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान में उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब उपरिधन उससे बना है, उपयुक्त चारों रूपों को संयुक्त व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। यानी चारों के चारों का नामकरण करें तो क्या है, संयुक्त व्यंजन ही है भाषा विज्ञान के अंदर। भाषा विज्ञान में इन चारों का क्या नामकरण किया गया है, भाषा विज्ञान में इन चारों का नामकरण किया गया है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इसमें व्यंजन आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन क्योंकि इन चारों रूपों में व्यंजन आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बोल दिया मैंने। किंतु हिंदी व्याकरण, हम चर्चा किसी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की, किंतु हिंदी व्याकरण में इन चारों रूपों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है, क्योंकि इन चारों रूपों की निर्माण पद्धतियां भी क्या है, अलग अलग है। और निर्माण पद्धति तो मैंने आपको भी बताई है, क्योंकि इन चार रूपों की निर्माण पद्धतियां क्या हैं, अलग अलग है। और निर्माण पद्धतियां अलग अलग होने के कारण इनको अलग अलग नामों से क्या होता है, पुकारा जाता है, बताया या बोला जाता है। तो यहाँ तक मेरी बात आपको कंप्लीट हो चुकी होगी। ये आपकी जो वर्णमाला है, वर्णमाला संबंधी सारी बातें ए से लेकर जेड तक, अर्थात स्वर से लेकर संयुक्त अक्षर तक, हम सारी की सारी बातें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई बातें एक्स्ट्रा में नहीं है। अगर एक दो बातें मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट का समय मैं और लेता हूँ आपका। देखिए, एक रूप होता है मानक रूप, अभी शब्द आया था मानक रूप, और एक होता है अमानक रूप। देखिए, मानक और अमानक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक, अनऑथेंटिक। ये मान लीजिए, अंग्रेजी में इस प्रकार बोल सकते हैं। मानक का मतलब पहले जो रूप मान्य था, अब भले वो अमान्य हो चुका है, वर्तमान में मान्य है क्या, नहीं है। देखिए, जैसे आप अ का रूप देखते थे पहले, इस प्रकार अ का रूप आपने देखने को मिला होगा। मैं वापस मिटा देता उसको। इस आकार आपने अ का रूप देखने को आपको कई किताबों, प्राचीन जब पुरानी किताबें उठाएंगे तो पहले अ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वर्तमान में अ इस प्रकार नहीं होता। हम कैसे लिखते हैं, अ इस प्रकार, ठीक बात है। और देखिए, एक शब्द आता है यहाँ पे, छह की हम चर्चा करते हैं तो पहले छह इस प्रकार देखने को मिलेगा। आजकल छह इस प्रकार नहीं लिखकर हम इस प्रकार लिखा करते हैं छह। तो देखिए, ये मानक है, ये क्या है, मानक है। पहले आप रे के ऋण इसको पढ़ते थे ऋण, अब आप देखिए ये रूप आपने देखा ही नहीं होगा। कई पुरानी जो किताबें हैं उसमें ऋण को इस प्रकार लिखा जाता था, लेकिन ऋण को अब इस प्रकार नहीं लिखकर कैसे लिखते हैं, ऋण, ट ठ ड ढ ण। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये सारे मानक है, मानक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जनरल सी बात, ठीक है। आप र बनाते हैं,
ये तो र हो गया, जबकि ख बनाने का तरीका क्या होता है, र और व ये दोनों जो जुड़े उस आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इससे आप पता होना चाहिए। जैसे कि पहले ध हम ऐसे लिख देते थे, अब ध ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या आनी चाहिए, गुंडी आनी चाहिए। गुंडी का मतलब इसमें गोलाई आनी चाहिए, तब जाके ध ऐसा बनेगा। तो कई वर्ण ऐसे हैं जिन्हें आप रूप देख सकते हैं यहाँ पर, कि कई वर्ण ऐसे हैं, जैसे ये वाला रूप है ना, आजकल हम इसको क्या लिखते हैं, क और त, ऐसे प्रकार लिखने लगते हैं। पहले ऐसे लिखा करते थे। झेका वाला रूप, झे का रूप आपने देखा होगा, आपके घर में कोई बुजुर्ग पढ़ा लिखा है और अगर लिखता है तो झे ऐसे लिखेगा आज भी, झंडा। लेकिन आजकल हम झे को इस प्रकार नहीं बनाकर किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार। तो ये क्या है, मानक और अमानक। ये सारे क्या अमानक है हमारे लिए, और ये सारे क्या हो गए, मानक हो चुके हैं। मैंने कहा था हिंदी भाषा में लगातार क्या हुआ है, परिवर्तन होता रहा है। एक और शब्द आता है अनुतान। अनुतान का मतलब क्या होता है, बोलते समय सुरों के आरोह अवरोह। आप कहो आरोह अवरोह क्या मतलब, क्या होता है, उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। क्या कहा मैंने, बोलते समय सुरों के आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, उतार अनुतान कहते हैं। देखिए कई बार आप बोलते हैं कि शब्द को, जैसे आपने कहा अच्छा, एक शब्द लिखा मैंने अच्छा, और एक शब्द लिखा मैंने अच्छा। देखिए यहाँ पर मैंने कहा अच्छा चलता हूँ, ये स्वीकृति प्रदान करने के लिए, क्या है, स्वीकृति प्रदान करने के लिए। यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, बोलने के भाव देखिए। और यहाँ पे क्या, अच्छा सब ठीक, अच्छा उसने ऐसा किया, यहाँ पे क्या आया, विस्मय का भाव आएगा। जैसे 3 इडियट्स शायद फिल्म या पीके फिल्म के अंदर इस प्रकार के भाव देखने को मिले होंगे, कि यहाँ पे अच्छा 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 शब्द एक ही है, लेकिन तीनों को बोलने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो बोलने में जो सुरों का आरोह अवरोह उतार चढ़ाव होता है, उससे हम क्या कहते हैं, अनुतान। एक लास्ट एक और रह गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं संगम। संगम का मतलब क्या है, संगम का मतलब यह है, जब आप शब्द को लिखते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पर आपस में एक ही शुरू रेखा से वो जुड़े हुए होने चाहिए, नहीं तो उनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसा कि मैंने एक शब्द आया अब देखिए शब्द क्या लिखा मैंने, लड़के लड़के चले गए। मुझे तो लिखना क्या था, लड़के लड़के चले गए, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे एक ही शिरोरेखा से देखिए नहीं जोड़ा है। एक ही शिरोरेखा से बोलिए नहीं जोड़ा है। जोड़ा है क्या, देखो यहाँ पर एक ही शिरोरेखा जोड़ा क्या, नहीं। तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा, लड़के लड़के चले गए हैं। तो यहाँ पर संगम सही नहीं हुआ। तो संगम होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसे एक ही शिरोरेखा से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के क्या उच्चारण होगा, लड़के लड़के चले गए हैं। ठीक बात है। जैसे शब्द आया जलसा, और एक शब्द क्या आया, जलसा। ठीक है, तो जलसा जलसा, जल के समान, जलसा माने उत्सव। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आपको शब्द लिखना है, बोलना है, तो उसका अगर अर्थ वही निकालना है, तो उसे एक ही शिरोरेखा से क्या करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, नहीं तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई आपको? तो देखिए ये वर्णमाला का टॉपिक मेरी तरफ से क्या हो चुका है, पूर्णतः समाप्त हो चुका है। और मैंने आपको स्वर से लेकर के, व्यंजन से लेकर के, संयुक्त अक्षर से लेकर के सारी की सारी बातें आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो
वर्णमाला का टॉपिक पढ़ाया गया है आपके लिए सार्थक ही होगा, लेकिन जब आप संधि का टॉपिक मुझसे पढ़ेंगे तब वर्णमाला का टॉपिक आपको आना ही चाहिए, अन्यथा आप संधि नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वर्णमाला किसी भी भाषा को सीखने की नींव की ईंट का काम कर रहा है, तो नींव की ईंट तो आपको बनना ही बनना पड़ेगा। तो ठीक है, और आपका फिर भी कोई क्वेश्चंस रहता है तो लाइव क्लासेस में मैं आपको समस्या का समाधान करूंगा, और आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो बातें समझ में आ चुकी होगी। धन्यवाद।